वेलकम बैक गाइस। सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए आज हम हिस्ट्री एट अ ग्लास के 5वें चैप्टर जिसका नाम है किंगडम किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। बेसिकली इसमें जो है जनपद और महाजनपद के बारे में दिया हुआ है। यहाँ संकरण की कहानी दी हुई है। संकरण की कहानी संकरण जाने, हमें बढ़ना है आगे। सबसे पहले देखिए मैंने एक वर्ड मार्क किया, जैसा कि आपको पता है नए लोग जो भी जुड़ेंगे यहाँ पे हम एट अ ग्लैंस देखते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं जहाँ से सवाल सीधे सीधे आपके पीटी के पेपर में आते हैं। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कहा अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइस। तो आपको मैं बता दूं वैदिक काल में 3 तरह के यज्ञ होते थे, अश्वमेध, राजसू और आपका अश्वमेध होता था, राजसू होता था और आपका वाजपेयी यज्ञ होता था। ठीक है ना। तो अश्वमेध में क्या होते थे, घोड़े को दौड़ाया जाता था और एक तरह से इम्पीरियल पॉलिसी को दिखाया जाता था, साम्राज्य विस्तार की नीति को दिखाया जाता था। और आपके वही राजसूय यज्ञ में क्या होता था, तो राज्य अभिषेक होता था, कोरोनेशन होता था। और वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था, तो वाजपेयी यज्ञ में रथ का दौड़ होता था। वो राजा की श्रेष्ठता को, सुपीरियोरिटी को दिखाने के लिए कि राजा को कोई नहीं हरा सकता, इसलिए होता था। समझ गए। तो वाजपेयी में चैरियट रेस। चैरियट रेस का सवाल आता है किसमें, जो वाजपेयी, जो आपने अटल बिहारी वाजपेयी का टाइटल देखा ना, वही वाजपेयी। अश्वमेध में इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद और राजसू में कोरोनेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने मार्क करके रखा हुआ है पढ़ने के बाद वो सब हम लोग देखेंगे। 4 तरह के कैटेगरी होते थे, ये सभी लोग जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। देखिए जनपद, जनपद का यहाँ चैप्टर आ गया। तो जनपद का अर्थ क्या होता है, तो देखिए राजा, जनपद जो होते थे वो आपके, यहाँ पे एक दो एग्जांपल दिया कि पुराना किला दिल्ली में है, हस्तिनापुर मेरठ में, ये सब आप लोग देख लेंगे। एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एनसीईआरटी में दी है कि जनपद के समय पोट्री कल्चर क्या था, तो पेंटेड ग्रे वेयर। जबकि आपने देखा पिछले लेक्चर में कि मेगालिथ के समय क्या था, ब्लैक एंड रेड वेयर। यहाँ क्या है, पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है ना, पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है। चलिए अब देखिए जनपद के बारे में ज़्यादा बातें नहीं हैं। जनपद से बड़ा हुआ एक महाजनपद। महाजनपद के बारे में 16 महाजनपद थे, जिसके बारे में हमें दो स्रोतों से जानकारी मिलती है, एक बुद्धिस्ट, एक जैन। जैन स्रोत का नाम है भगवती सूत्र, गौर से सुनेंगे, यहाँ कई बार सवाल आए हुए हैं। जैन स्रोत का नाम क्या है, भगवती सूत्र है। वही बुद्धिस्ट स्रोत का, बुद्धिस्ट सोर्स का नाम है अंगुत्तर निकाय। तो महाजनपद 16 है, ये कैसे पता चला इतिहास में, तो बुद्धिस्ट ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से, जिसके भी पीछे निकाय होता है वो बुद्धिस्ट ग्रंथ होता है ना। और जैन स्रोत भगवती सूत्र से। कब हुआ था जी, 2500 साल पहले। यहाँ पे जनपद बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर एंड नोन एज महाजनपद। चलिए अब महाजनपद का अर्थ क्या होता था, तो सिटी विथ फोर्टिफिकेशन, है ना, किलाबंद शहर। चलिए जनपद का यहाँ पे दिया हुआ है मैप, मगर यहाँ पे सारे जनपद नहीं दिए हैं। ठीक है, तो आप ये जनपद देख लेंगे। जनपद के मैप को मैं किसी और शॉर्ट वगैरह में मैं डिस्कस कर दूंगा, है ना, वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे चलिए हम डायरेक्ट टू द पॉइंट आते हैं। देखिए अब मैंने पिछले क्लास में आपको क्या बताया था कि राजा के पास आर्मी नहीं थी, राजा टैक्स कलेक्ट नहीं करता था, राजा का पोस्ट हेरिडिटरी नहीं था, अर्थात अर्ली वैदिक या ऋग वैदिक एज में राजा मजबूत नहीं था। मैंने बार बार आपको हाईलाइट किया था। मगर यहाँ देखिए, राजा नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मी, सोल्जर वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। मतलब राजा के पास स्टैंडिंग आर्मी है, जैसे आज हमारे पास सेना है। ऐसा नहीं कि रोज युद्ध हो रहा है, मगर हमने एक स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन की हुई है ना, रेगुलर सैलरी उन्हें मिलता है। तो वही कहा जा रहा है कि राजा का पोजीशन मजबूत हो गया, वो आर्मी मेंटेन करने लगा। अब आप ये बात समझिए कि जब आर्मी मेंटेन करने लगा, आर्मी को सैलरी देने लगा, तो क्या उसके लिए पैसे नहीं चाहिए। तो यहीं से आप ये बात इन्फर कर सकते हैं कि महाजनपद काल में या लेटर वैदिक एज में राजा जो है वो टैक्स कलेक्ट करने लगा। जबकि पहले क्या था, टैक्स वॉलंटरीली उसे मिलता था, जिसे बाली कहा जाता था पहले। लेकिन अब टैक्स क्या है, अब टैक्स वो कलेक्ट करने लगा। और जब टैक्स कलेक्ट करने लगा तो कॉइनेज का व्यवस्था आ गया। और सबसे पहला कॉइनेज जो भारत में आया वो पंच मार्क्ड कॉइन्स है, पंच मार्क सिक्के। द अर्लीस्ट कॉइन्स ऑफ इंडिया आर पंच मार्क्ड कॉइन। द किंग नाउ बिकेम more powerful, the position was made hereditary. He now began to maintain armies and paid them regular salaries, and for paying them salaries there was discovery of coinage. The coinage came into the scene and the first such coinage was punch marked coins. ये बात याद रखेंगे। टैक्सेस देखिए, महाजनपद वर क्या था, बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट। क्यों रूलर को चाहिए था जी, एज द रूलर ऑफ, जब महाजनपद वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट, बड़े किले बनाता था, बड़ी आर्मी रखता था, तो इंस्टेंट ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट, ओकेजनल गिफ्ट को कहते थे बाली, BALI, बली, बली या बाली, है ना, बली या बाली याद रखेंगे।
इंस्टेड ऑफ ओकेजनल गिफ्ट को कहते थे बलि, ब्रॉट बाय पीपल एज इन द केस ऑफ द राजा ऑफ जनपद, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्स। मतलब जनपद काल तक टैक्स रेगुलर नहीं था, ओकेजनल था, जिसे बार बार मैं कह रहा हूँ बलि कहते थे, BALI। मगर अब टैक्स रेगुलर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि महाजनपद के राजा को बिल्डिंग बनाने थे बड़े बड़े, और आर्मी भी रखनी थी। ठीक है, किससे किससे टैक्स लिया जाता था यहाँ दिया है। क्रॉप पे होता था, क्राफ्ट पर्सन पे होता था, एनिमल प्रोड्यूस पे, ट्रेड पे, और हंटर गैदरर पे भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आपको हड़प्पा के समय बताया था कि आयरन यूज़ नहीं होता था, है ना। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन प्लग से, मतलब आयरन अब सीन में आ चुका है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है ट्रांसप्लांटिंग पैडी। अब इसे आप पढ़ ले, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दिस meant that instead of scattering seed on the ground from which plant would sprout, sapling were grown and then planted in the field। मतलब क्या है, पहले क्या होता था जी, बस ऐसे उठा करके बीजों को छींट दिया जाता था। अब उसमें क्या है कि कुछ चिड़िया खा गया, कुछ पानी में बह गया। लेकिन अब क्या है कि अच्छे से सैपलिंग को उगा करके, मतलब छोटा पौधा उगा करके फिर खेत में लगाया जाता था, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ाना क्यों जरूरी था? क्योंकि भैया पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। पहले क्या होता था, ऐसे ही सीड को छींट दिया जाता था। क्या होता था, इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड, सैपलिंग वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड। अब क्या है, सैपलिंग को अच्छे से प्लांट ग्रो किया जाने लगा, फिर प्लांट किया जाने लगा। याद रखेंगे जनपद काल में, NCERT में दिया है, आपको ध्यान रखना है। अब मगध के बारे में कुछ दिया है। तो मगध किन दो नदियों के तट पे था? तो गंगा और सोन के मिलन स्थल पे है ना, संगम पर है। गंगा सोन से क्या फ़ायदा है? तो वाटर ट्रांसपोर्ट, ये आप लोग किताब से पढ़ लेंगे, मैंने बस यहाँ पे फैक्चुअल हाईलाइट कर दिया। गंगा और सोन के ऊपर था। एलेक्जेंडर के बारे में कुछ बातें हैं। तो एलेक्जेंडर कहाँ से लौट गया था, कहाँ तक आया था? तो ब्यास रिवर के नीचे वो नहीं उतरा था। मोदी जी ने एक बार जोश जोश में कह दिया था कि एलेक्जेंडर पाटलिपुत्रा से हार के गया था, मगर एलेक्जेंडर ने कभी पंजाब का ब्यास ही क्रॉस नहीं किया था। तो याद कैसे रखे सर, बहुत सारी नदियाँ हैं, इंदस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। तो याद रखना, एलेक्जेंडर ने ब्यास से बाय बाय कर दिया। उसके सोल्जरों ने कहा कि बाय बाय एलेक्जेंडर, अब मैं चला, मुझे तो घर जाना है ना। तो ब्यास से बाय बाय कर दिया। एक और देखिए यहाँ दिया हुआ है भज्जी के बारे में। तो भज्जी क्या था जी? तो आज का जो मॉडर्न बिहार है, उसमें गंगा के उत्तर साइड, नॉर्दर्न साइड में भज्जी कैपिटल है, जबकि मगध सदर्न साइड में था। ठीक है ना। तो भज्जी यहाँ पे कैपिटल है बिहार में। और यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, गण और संघ। मतलब मगध में मोनार्की थी, वहीं भज्जी में क्या थी? गणा और संघा था। मतलब पॉलिटिकल डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स में, है ना। गण और संघ में क्या होते थे? एक राजा नहीं होते थे, बहुत से रूलर होते थे और सभी को राजा कहा जाता था। जबकि मोनार्की में क्या होता है? एक राजा होता है। और ये कैसे चलता था? तो थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि प्रोटो डेमोक्रेटिक, नॉट प्रोटो डेमोक्रेटिक, इट वॉज अ मोर, इट कैन बी मोर टर्म्स ऑलिगार्की। ऑलिगार्की आप समझते होंगे, जैसे एक तो होता है डिक्टेटरशिप और एक होता है थियोक्रेसी, जहाँ धार्मिक लोग ही सत्ता में रहते हैं। ऑलिगार्की क्या होता है कि इम्पोर्टेंट पर्सन्स होते हैं सोसाइटी के, वो फैसला लेते हैं थ्रू डिबेट डिस्कशन, है ना। लेकिन याद रखिएगा, क्या ये डेमोक्रेटिक था? क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे हाँ भाई, जहाँ डिबेट एंड डिस्कशन हो रहा है डेमोक्रेटिक था, मगर ये पूरी तरह डेमोक्रेटिक नहीं था। क्योंकि यहाँ पे वीमेन दास और कम्मा करास, मतलब जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है, could not participate in these assembly. So they were proto-democratic, not fully democratic, since a large section of the people, like women, dasas and kamakaras, could not participate in these assemblies. ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक क्या है ना, क्या आपने एक बात सुना होगा कि अजात शत्रु के समय मगध ने भज्जी को जीत लिया। देखिए ये सीरीज आपको पता है कि बेसिक आपको पता हो तभी आपको ये सीरीज का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एट अ ग्लैंस है ये। तो मैं बता दूं कि फिर भी शॉर्ट में कि अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया था, और इस जीतने के लिए उसने अपने एक सेनापति को भेजा था, सेनापति कहीं या डिप्लोमेट को भेजा था, वस्साकर को, है ना। तो वस्साकर को भेजने से पहले ना अजात शत्रु ने कहा था कि जाकर के बुद्ध भगवान से कुछ उपदेश ले लो कि कैसे वज्जियों को हराया जा सकता है। और ये उपदेश का वर्णन देखिए लिखा है यहाँ पे, मेरा पहला लाइन देखिए, दिस इज द अकाउंट ऑफ द वज्जी फ्रॉम द दिग्घा निकाय, अ फेमस बुद्धिस्ट बुक विच कंटेन सम ऑफ द स्पीचेस ऑफ बुद्धा। और यहीं पे है कि अजात शत्रु वांटेड टू अटैक वज्जी, ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम वस्साकरा टू बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। सीधा सवाल आएगा कि वस्साकर को किस
एडवाइस लेने के लिए बुद्ध के पास अजातशत्रु ने भेजा वैशाली को हराने के लिए। ये किस बुक में मेंशन है? आपको लगेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट आ गया, ये हो गया वो हो गया, इस किताब से आया उस किताब से आया। भैया यहाँ लिखा हुआ है दिग्घ निकाय में, क्लास 6 में लिखा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन कितना शानदार बन सकता है। तो बुद्ध ने क्या कहा जी? बुद्ध ने कहा कि आप उन्हें नहीं हरा सकते जब तक कि, बुद्ध ने कहा कि भज्जियों को तुम तब तक नहीं हरा सकते जब तक कि वो फ्रीक्वेंट पब्लिक मीटिंग करते हैं, एक साथ काम करेंगे, इस्टेब्लिश्ड रूल्स को फॉलो करेंगे, अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, वीमेंस के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, जब तक चैत्य बनाते रहेंगे और सही संतों की बात मानते रहेंगे। मतलब मिला जुला के बुद्ध ने दिग्घ निकाय में ये मेंशन है कि वत्साकर जब उनसे मिलने गया तो बुद्ध ने ये तो नहीं बताया कि वो कैसे हारेंगे, बस ये बता दिया कि कैसे कैसे नहीं हारेंगे। अर्थात एक आइडिया वत्साकर को मिल गया कि मुझे जाके उनके बीच में तोड़फोड़ करना होगा, उनके बीच में मुझे सास बहू ये करना होगा, मतलब क्या बोलते हैं उसे, सास बहू वाला खेल खेलना होगा, बीच में घुस करके उनके बीच में दरार पैदा करनी होगी, है ना। तो यही लिखा है, ये कहाँ लिखा है? दिग्घ निकाय में लिखा हुआ है, ठीक है। और वत्साकर जाता है, और मैं यहाँ पे एक फैक्ट बता दूँ आपको, 2 तरह के वेपन का यूज़ होता है, बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं होंगे तो लिख लें आप। 2 तरह के वेपन का यूज़ करता है अजातशत्रु। 2 रथ मूसल जिसमें रथ के पीछे एक बड़ा सा ये बांध दिया जाता था कुछ, जिसको रथ जब दौड़ती थी तो उससे मतलब एक बड़ा सा लोहा का कांटेदार कुछ बांध दिया जाता था, एक रथ मूसल। और एक महाशील कंटक कैटापुल्ट, अर्थात अपने पुराने समय का आप कह सकते हैं कि तोप था, ठीक है ना। तो वत्साकर ने बुद्ध से किस बुक में परमिशन लिया जी? दिग्घ निकाय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही सब बातें थी, दिग्घ निकाय वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ऊपर राजा का रोल कैसे चेंज हुआ, जनपद में क्या था, स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी और यहाँ पे स्टैंडिंग आर्मी हो गई। स्टैंडिंग आर्मी हुई तो सैलरी, कॉइन, ये सब खुद डेवलप हो गया। तो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। आप सभी को पुनः एक बार रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, और फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से। धन्यवाद।